नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका संकल्प के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये जो दौर है, इस दौर में सबसे बड़ा संकट जो है वैचारिकी का संकट उत्पन्न हो गया है। विचारों के ख़त्म होने की बात हो रही है कि ये दुनिया जो है विचार शून्य होती चली जा रही है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम किताबों की दुनिया से दूर होते चले जा रहे हैं। आज जब इंटरनेट और सोशल मीडिया ने अपनी जगह इस तरह बना ली है कि हम जब भी कोई चीज़ खोजते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो या तो गूगल सर्च करते हैं या फिर व्हाट्सएप से जो ज्ञान हमारे पास आ जाता है उस पर भरोसा करते हैं। और जाहिर सी बात है कि इन तकनीकी चीज़ों में हम उलझ के रह जाते हैं, और जो हमारी सोचने और समझने की शक्ति है वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। हम तथ्यों पर तो नज़र रखते हैं, तथ्य हम इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन जो उसका एनालिसिस करना चाहिए और वो एनालिसिस हम नहीं कर पाते हैं। उसका कारण है कि हम विभिन्न किताबों से नहीं गुजरते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हम बहुत सारी किताबों से गुजरते हैं तो हमारी एक समझ बनती है, और वो समझ जब विकसित होती है तो वो विचार के रूप में प्रस्फुटित होती है। ऐसे समय में जब विचारों का संकट उत्पन्न हो गया है और विचार जब किताबों की दुनिया से आती हैं, किताब हमारे हाथ से छूटते चले जा रहे हैं। एक ऐसा शख्स है जो किताबों से मोहब्बत करता है, किताबों से दोस्ती करता है और किताबों की दुनिया में रहता है। आपको मैं आज मिलवा रहा हूँ मैं उनके यहाँ आया हूँ, वो हमारे यहाँ नहीं है बल्कि मैं उनके आया हूँ, और हमारे साथ हैं रामजी तिवारी जी। आप रामजी तिवारी से रूबरू हैं। कई बार आप देखते हैं हमारे साथ संवाद कार्यक्रम में, और अन्य कार्यक्रमों भी आप देखते हैं, और आप सोचते होंगे कि बहुत सारे विषयों पे रामजी तिवारी ही क्यों आ जाते हैं। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि इतिहास का विषय हो, साहित्य का विषय हो या अन्य कोई विषय हो, तो रामजी तिवारी को मैं याद करता हूँ और वो हाजिर हो जाते हैं, और एक बिल्कुल समन्वित तरीके से विचार आते हैं हमारे सामने। आज मैंने जाना इस लाइब्रेरी को देख करके कि वो विचार कहाँ से और कैसे आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये इतनी बड़ी दुनिया आपने बसाई है इस छोटे से घर में, किताबों की दुनिया, तो इस दुनिया से सबसे पहले परिचय आपका कब और कैसे हुआ? नमस्ते श्रोताओं। ये एक तरह से कहिए कि मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं पला बढ़ा भी, और पढ़ाई लिखाई भी सारी बलिया में ही हुई। तो जैसे सब लोग पढ़ रहे थे वैसे मैं भी पढ़ रहा था, बीए कर रहा था, एमए कर रहा था, नौकरी खोज रहा था, और फिर नौकरी शुरू में मिल भी गई। ये 93 की बात है। उसके बाद कुछ और परीक्षाओं की तैयारी भी चली, उसमें कुछ सफल हुआ, कुछ नहीं हुआ। बहरहाल मैं यहीं रह गया। तो उसके बाद ये लगा कि फिर थोड़ा सेटल होने के बाद कि जीवन तो बड़ा खाली खाली सा जैसे लग रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि फिर क्या किया जाए। तो मेरे जहन में आया, कुछ पत्र पत्रिकाएं मैं पढ़ता रहता था, पर साहित्य मेरी बैकग्राउंड नहीं रही है, तो इस हिसाब से कोई बहुत विधिवत परिचय नहीं था। अलबत्ता कुछ मित्र जरूर थे जो साहित्य की दुनिया के थे, तो उनसे थोड़ी बहुत बातचीत होती रहती थी, पर बहुत विधिवत परिचय नहीं था, विषय के रूप में भी नहीं और ऐसे भी नहीं। तो पढ़ाई लिखाई ऐसे ही, नौकरी तक ऐसे ही चली। उसके बाद वहाँ से परिचय हुआ कुछ पत्र पत्रिकाओं से, खास करके 2 पत्रिकाओं का मैं जिक्र करूँगा, एक हंस का और एक समयांतर का। ये 2 पत्रिकाओं ने मुझे जो है एक तरह से साहित्य की दुनिया में खींचा, या मैं उधर गया, और फिर वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ। आज का जो दौर है वो इलेक्ट्रॉनिक युग है, और सारी चीज़ें हम गूगल से सर्च कर लेते हैं, वो तथ्यों को तुरंत इकट्ठा कर लेते हैं, खटाखट चीज़ें आ जाती हैं। तो ऐसे दौर में जबकि चीज़ें बिल्कुल ख़त्म होती चली जा रही हैं, तो जो भूख किताबों के पढ़ने के शुरुआती दिनों में थी, क्या वो बरकरार है या फिर वो चीज़ें कम हुई हैं कुछ इस दौर में? नहीं, आप ये समझिए कि मैं जब साहित्य का, मैंने बताया कि साहित्य का मैं विद्यार्थी नहीं था, और क्या हुआ कि जब लगता था कि जैसे कोई प्रेमचंद की बात कर रहा है या रेणु की बात कर रहा है या इस तरह की बात कर रहा है, तो लगता था कि 10 किताबें अगर पढ़ लेगा आदमी तो हम भी कुछ बात करने लगेंगे। तो शुरुआत उसी 10 किताबों से हुई। फिर उसके बाद लगा कि 10 किताबें पढ़ें तो भाई प्रेमचंद ने ही तो 10 लिख दिए उपन्यास, उनकी तो 500 कहानियाँ भी हैं। तो फिर वहाँ से सिलसिला हुआ, तो प्रेमचंद को पढ़ना शुरू किए, तो फिर दूसरी और चीज़ें निकली, पता चला कि हिंदी साहित्य में और भी बहुत सारा है। वहाँ से हुआ तो पता चला कि भारतीय भाषाओं में बहुत सारा है। तो लगता था कि तो और कुछ जाना है आदमी, तो 50 का टारगेट हुआ, 100 का टारगेट हुआ। फिर लगा कि अगर 500 तक पढ़ ले आदमी तो कुछ लगेगा कि ठीक ठाक है। लेकिन जब उस तरफ आदमी जितना बढ़ता गया तो फिर लगा कि तो विदेशी भाषा का साहित्य है, और जितना आदमी उसमें आगे चलता गया, एक तरह से कहिए कि एक तो ये लगा कि हम बहुत कम जानते हैं जितना हम आगे बढ़े, और दूसरा कि हमारे सामने दुनिया का इतना बड़ा दरवाज़ा खुलता गया। तो उन चीज़ों ने क्या हुआ कि जैसे आज मैं 20 साल 25 साल पहले से जो देखता हूँ
तो वहाँ मुझे लगता है कि जो मुझे पढ़ने के लिए मेरे पास जो दुनिया थी सामने, वो दुनिया आज के दौर में और बड़ी हो गई है, और वो जो भूख है वो पढ़ने की, वो मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़ गई है। अब मैं सिर्फ पढ़ता ही नहीं हूँ, जो पढ़ने लिखने के और माध्यम भी हैं किताबों के अलावा भी, उनका भी मैं प्रयोग करता हूँ। अच्छा, इसके अलावा क्या मतलब आप उपयोग करते हैं? जैसे अब एक नया माध्यम है, मैं जाता हूँ सुबह मॉर्निंग वॉक में, तो मैं स्टोरी टेल का एक माध्यम है, मैं उस पर कई महत्वपूर्ण उपन्यास अभी 18-20 के आसपास मैंने इन 2-4 महीनों में ही ख़त्म किए हैं। तो एक किताबों का शाम को और सुबह जो है स्टोरी टेल के माध्यम से वो सुनते हुए, और दिन में मैं ऑफिस में रहता हूँ तो वो तो समय नहीं मिल पाता, तो एक तरह से जो इस माध्यम को भी, जो नया माध्यम है उसको भी, और जो पुरानी चीज़ें हैं उसका भी उपयोग, ये अच्छी बात है। एक चीज़ जो अब मैं देख रहा हूँ आज के दौर में, वैचारिकी का संकट उत्पन्न हुआ है, और मुझे लगता है कि विचार करने की जो शक्ति है, जो विश्लेषण करने की शक्ति है, वो किताबों से ही आती है। तो क्या इसमें गूगल या व्हाट्सएप या अन्य चीज़ों की भी भूमिका हो सकती है, या किताबें ही महत्वपूर्ण हैं वैचारिकी के लिए? देखिए, गूगल और व्हाट्सएप और ये सब चीज़ें इंस्टेंट हैं। आप खाना तो जो खा रहे हैं ना, तो उसके लिए तो जो खाना है वही है। ये सब है कि 2 मिनट का कुछ मैगी आपने बना लिया टाइप का है मसला, चाय पानी कुछ कर लिया, उसका उपयोग कर सकते हैं। कुछ चीज़ें वहाँ भी महत्वपूर्ण हैं, इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं है, लेकिन वो नए माध्यम है। लेकिन जो बेसिक जो चीज़ है वो तो ये किताबों की दुनिया है, और बेसिक्स आदमी के अगर क्लियर नहीं रहेंगे तो मुझे लगता है कि वो फिर बहकी बहकी जो बातें आप सामान्य रूप से लोगों से सुन लेते हैं, कि किसी भी बात पे वो लोग एकदम अथॉरिटेटिव निष्कर्ष दे देते हैं और दबा देते हैं, या गाली गलौज पे उतर आते हैं। मुझे लगता है कि वो अज्ञानता का परिचय है, और किताबों से उनकी दोस्ती नहीं है। मुझे लगता है कि जो तथ्यों की जानकारी तो आप वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन विश्लेषण करने की जो शक्ति है वो किताबों से ही आती है। आपके पास बहुत सारी किताबें मैं देख रहा हूँ, और ये बिल्कुल एकदम करीने से सजी हुई है किताबें। तो इसमें ये चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि मतलब ये सारी किताबें अटेंडम है, या फिर इसको आपने कुछ कैटेगराइज किया है इन किताबों को? नहीं, इसे व्यवस्थित किया गया है, और उसमें मेरी पत्नी की ज़्यादा बड़ी भूमिका है। उन्होंने इसको अरेंज किया है। ये जो हिस्सा है आप देखें तो ये विश्व साहित्य का हिस्सा है। अच्छा, ये जो पूरी ऊपर की लाइन है, से लेकर के और तमाम पूरी जो ऊपर की लाइन है, करीब 200 किताबें। अच्छा, 200 किताबें विदेशी भाषा की किताबें हैं, हिंदी में अनुवादित। अच्छा, हिंदी में। और मैं आपको बता दूं कि मैं अंग्रेजी में पढ़ तो सकता हूं, पर मैं कोशिश करता हूं कि मेरे पास हिंदी की किताबें रहें। ये जो हिस्सा है वो कविता का पूरा हिस्सा है। अच्छा, ये जो पूरी लाइन है इसमें भी 200-250 के आसपास किताबें हैं। ये जो हिस्सा है वो यात्राओं का हिस्सा है, मेरी रुचि है उसमें, यात्रा साहित्य में यहाँ तक। और फिर यहाँ से जीवनी और आत्मकथा वाला हिस्सा शुरू होता है। अच्छा, ये जीवनी और जी, और फिर आगे चल के ये कुछ विविध हैं, और फिर कहानियों का हिस्सा है ये पूरा। नीचे ये पूरे हिंदी के उपन्यास हैं। अच्छा, है इसमें। और ये कुछ वैचारिक किताबें हैं, यहाँ से आप देखेंगे तो, इस हिस्से में आप देखेंगे तो, जैसे आप लेटेस्ट जो किताब है कश्मीरी पंडित जो और समीक्षात्मक किताब, हाँ, वैचारिक किताबें, ये दाभोलकर की सब किताबें हैं, और ये अम्बेडकर की समग्र। अच्छा, ये अम्बेडकर समग्र जी, इसे जो भारतीय सरकार ने छापा है, और ये बहुत सस्ते मूल्य पे है। मुझे लगता है कि सबके पास होना चाहिए। ये 600-700 में 22 जो हिस्से हैं वो सब है यहाँ पे। अच्छा, और फिर आप देखें तो यहाँ से ये हंस जो है वो सन 2000 से, जैसा मैंने कहा, यहाँ से शुरुआत होती थी। अच्छा, 2000 से ये पूरी प्रतियां ये जी बिल्कुल। अच्छा, और करीब 20 सालों का हंस मेरे पास है। उसमें 1-2 प्रति कोई मिस होगी तो मिस होगी। और फिर आप देखें तो मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे। अच्छा, ये कुछ विविध पत्रिकाएं हैं, अनहद के सारे अंक मेरे पास। ये तद्भव लगभग 2000-2001 से शुरू हुई थी। इसके 41 अंक हैं, वो सारे मेरे पास हैं। कुछ समाज के अंक हैं। इधर आप आएंगे तो कुछ और आप देखें, ये मैं डायरी भी लिखता रहा हूँ। अच्छा, तो ये डायरियाँ हैं मेरी लिखी हुई। ये मैंने जो कुछ लिखा है थोड़ा बहुत तो उसका रफ है इसका। और 1-2 मेरी किताबें हैं, तो वो भी कहीं भीतर की है। और ये फिर अंधेरे समय के लोग जी, और एक सिनेमा की भी किताब है। तो और इसमें कुछ विविध किताबें हैं। इसमें एक बच्चों की भी आप देखें तो ये किताबें हैं। मेरे साथी एक थे मनोज पटेल, क्लासिक्स जो थी उनका ये अनुवाद हुआ था। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, और उनके जरिए मैं मेले में जब जाता था तो काफ़ी हम लोग खरीदारी करते थे। और दुर्भाग्यवश वो मनोज भाई अब हमारे बीच नहीं है। तो ये किताबें जो आप देख रहे हैं उसमें बहुत बड़ी भूमिका मनोज भाई की है। उनकी प्रेरणा, उनके साथ मिल के एक सामूहिक खरीदारी। ये समयांतर के सारे अंक हैं, 2000 से इसके मेरे पास सारे अंक हैं। इसमें जनमत के भी हैं। और जितनी ये
वार्षिकियाँ जैसे निकलती है इंडिया टुडे की, जनसत्ता की और सब, ये सब वार्षिकियाँ हैं, समय समय पे जो 10-20 सालों में निकलती रही हैं। और इसमें कुछ आलोचना की पत्रिका है, उसकी किताबें हैं। और ये जो नीचे आप देखेंगे तो ये भी मेरा रफ किया हुआ है, जो मैं कुछ लिखता रहा हूँ। जो 3 किताबें हैं मेरी, उसके सारे रफ हैं। तो इस तरह से एक सजा के ये है एक किताबों की और पत्रिकाओं की दुनिया जिसमें रामजी भाई रहते हैं। एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आप यात्राएं भी बहुत करते हैं, तो यात्राओं पे जाने पे बहुत लोगों का बहुत सारा शौक़ होता है खरीदारी करने का। तो क्या उन खरीदारियों में ये प्राथमिकता में किताबें रहती हैं या फिर कुछ और रहती हैं? जैसे देखिए, एक तो है कि एक जैसे सब चीज़ के लिए आप एक निकालते हैं राशि। मैं भी एक मध्यवर्गीय परिवार में आता हूँ, तो इतना पैसा नहीं है, लेकिन जैसे सब चीज़ के लिए निकालते हैं तो मैं भी तय करता हूँ कि 100 किताबें मुझे एक साल में खरीदनी है। और मैं इस तरह से भी सेट करता हूँ कि 100 किताबें लगभग मुझे एक साल में पढ़ लेनी है। और देखने में तो ऐसे बहुत ज़्यादा लगता है ये, लेकिन अगर आप पढ़ने जैसे शुरू करें तो मुझे लगता है कि हफ्ते में अगर एक किताब आदमी शुरू करे, एक किताब भी ख़त्म करे, तो 50-52 किताबें तो पढ़ सकता है आदमी। और 200-300 रुपये की, 150 की किताबें हैं अगर ख़रीदे भी तो वो भी कर सकता है आदमी। अगर 5,000-10,000 रुपया उसके लिए निकाल दे तो वो भी काम हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये देखने में ऐसे बड़ा लगता है, लेकिन धीरे धीरे अगर आदमी प्रयास करे तो इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा लोग जूते क्या खरीद लेते हैं, कपड़े और ख़रीद लेते हैं, गहने खरीद लेते हैं। तो मुझे लगता है कि वो ख़रीदें, लेकिन ये अगर उसके मुकाबले में देखूंगा तो बहुत सस्ती हैं और बहुत बेहतर साथी हैं। तो इसलिए मुझे इनसे बहुत लगाव। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आप सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक ऑफिस में रहते हैं, इसके अलावा कुछ समय सोशल मीडिया पर भी जाता है और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो इन किताबों के लिए आप कोई फिक्स समय रखे हैं या फिर अटेंडम होता है पढ़ने का? नहीं, अटेंडम तो नहीं है। देखिए, जैसे नौकरी है मेरी, तो 10 से 5, तो उसके लिए 9-8:30 बजे तैयारी करना शुरू होता है। 5 बजे आते हैं तो 6-7 बज जाता है। तो मेरे पास सुबह का जो समय था वो पहले मैं थोड़ा मॉर्निंग वॉक में उतना नहीं जाता था, कम जाता था। अब मैं जब ज़्यादा उसको बढ़ाया तो मैं फिर स्टोरी टेल पे मैं बताया जैसे कि मैं चला गया, तो वहाँ पे आप समझिए कि 1 महीने में 4-5 किताबें वहाँ से मैं ख़त्म मेरी हो रही हैं आजकल। पहले मैं वो पढ़ता था, लेकिन अब वहाँ से। और शाम का जो हिस्सा है, तो जैसे एक हिस्सा वहाँ से शुरू होता है, चलता है, तो वैसे शाम का हिस्सा 2 घंटे का जो होता है उसमें कुछ लिखना और कुछ पढ़ना। और कोशिश ये रहती है कि एक हफ्ते में एक किताब करीब ख़त्म करें। महीने में 4 किताबें कम से कम पढ़ के और 4 किताबें आजकल सुन के, तो 7-8 किताबें महीने में मैं आजकल कर रहा हूँ। आपके पढ़ने में भाभी जी की क्या भूमिका है? क्योंकि मैंने एक सुना है, किस्सा सुना है, वो कितना सच है मुझे नहीं पता, कि एक बार शायद द्विवेदी जी कोई किताब पढ़ रहे थे, तो वो बहुत ही रेयर किताब थी, वो शायद आउट ऑफ प्रिंट थी। तब तक उनकी पत्नी ने आवाज़ दिया और वो नहीं सुने तो वो किताब उठा कर उन्होंने फेंक दिया और वो नाले में गिर गई वो किताब, फिर दोबारा नहीं आई। तो इसमें मतलब इस तरीके से भाभी जी की क्या भूमिका है? इस मामले में मैं सौभाग्यशाली हूँ और हिंदी से वो पढ़ी हैं। और इसमें से ज़्यादातर किताबें जब मैं लेके आता हूँ तो वो ज़्यादातर किताबों की पहली पाठक वही होती हैं। तो इसमें जो हिस्सा आप देख रहे हैं, और एक चीज़ इसके लिए मैं कहूँगा कि अंग्रेजी से मैं इसलिए थोड़ा दूर भी रहा कि वो हिंदी की ही हैं, तो उनको थोड़ी सहजता रहती है, तो इसलिए मैं ले आया कि वो भी इसको ले। और इसमें अधिकतर किताबें उन्होंने पढ़ी हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। और दोस्तों, ये किताबों की जो दुनिया है, और मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई दुनिया हो सकती है। एक आखिरी सवाल मैं लूँगा कि किताबों के बिना दुनिया किस तरीके की होगी? अब ये तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि किताबों के बिना भी कोई दुनिया हो सकती है, क्योंकि आप देखिए तो एक आदमी की क्या हो सकती है सीमा। मैं कुछ लिख सकता हूँ, मैंने कहा कि 2-3 पतली एक साधारण सी मेरी किताबें हैं। मैं उस दुनिया में अगर रहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं पाठक हूँ तो मेरे पास आप समझिए कि हिंदी की भी दुनिया है, हिंदी से इतर जो भारतीय भाषाएँ हैं उनके भी दुनिया है, मेरे पास विदेशी भी दुनिया है। आप सोचिए कि जब आप गोरकी को आदमी पढ़ता है तो आप रूस की जो आप उसको समझते हैं, ये जो आप टॉलस्टॉय को जब आप पढ़ते हैं, तो ये दुनिया अगर मैं पाठक नहीं होता तो इस दुनिया को मैं क्या जानता। तो मुझे लगता है कि ये जो पाठक होना जो है वो लेखक होने से ज़्यादा ब्लेसिंग है, और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं किताबों के बगैर दुनिया की तो कल्पना नहीं कर सकता, और मुझे नहीं लगता कि कितना भी समय बदल जाए लेकिन किताबों के बगैर कोई दुनिया हो पाएगी। आप देखें तो आदिकाल से लेके और अभी तक
वो दुनिया जरूर किसी न किसी फॉर्म में उससे ज्ञान के फॉर्म में रही है। बदलेगा, हो सकता है कि कुछ बदलाव हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये किताबें इस दुनिया से चली जाएं। चलिए दोस्तों, आपने देखा कि ये किताबें हैं और किताबों के प्रति कितना लगाव है, और जाहिर सी बात है कि अगर हमें दुनिया को जानना है तो दुनिया को जानने और समझने के लिए इससे बेहतर, किताबों से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। ये अपनी समझ है। एक निवेदन मैं करना चाहूँगा आपसे, क्योंकि ये मोह मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ इन किताबों का, क्योंकि आप लगातार पढ़ रहे हैं। तो ये निवेदन मेरा ये है कि अगर संभव हो तो जो किताबें आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये भ्रम में रहते हैं कि मैं कौन सी किताब लूँ, कौन सी किताब पढ़ूँ, किताबों के बारे में जानकारी भी नहीं है। तो अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं तो हमारे दर्शकों के लिए आप सप्ताह में एक दिन अगर आप समय निकालें, उन किताबों के बारे में अगर आप बताएं। नहीं, ठीक है, ये तो अच्छी बात है, मैं कर सकता हूँ इस काम को, कोशिश करूँगा करने के लिए कि जो मेरी समझ है उसके हिसाब से जो मैं पढ़ रहा हूँ उसे और लोगों में भी शेयर करूँ। तो ये मेरे लिए भी ऑनर की बात है आपके चैनल पे, संकल्प पे आने पे, और आपने जो शुरू में कहा कि हम लोग आते हैं, तो इस मेरे लिए भी ब्लेसिंग की बात है कि मैं उस चैनल पे आता हूँ और आप मुझे बुलाते हैं। तो मैं उसके लिए ज़रूर करूँगा और अपने श्रोताओं से, पाठकों से मुलाकात होती रहेगी। और मैं ये भी कहूँगा श्रोताओं से, पाठकों से कि ये जो लाइब्रेरी है मेरी, वो जो किताबों की जो दुनिया होता है, कहा जाता है कि जो लिखा हुआ शब्द होता है वो लेखक का नहीं होता है, वो सब लोगों का हो जाता है। उसी तरह से ये जो किताबें हैं वो सिर्फ मेरी नहीं है। अगर कोई भी जो दर्शक है वो सुन रहे हैं और बलिया में जो इसे देख रहे हैं, अगर वो चाहें तो इनमें से जो उनको प्रिय हो वो लेके जा सकते हैं पढ़ के, फिर ये जरूर है कि लौटाते हैं कि उससे दूसरे लोग भी समझ। किताबों के साथ ये विडंबना होती है कि हम ले तो जाते हैं, वापस नहीं कर पाते। तो ये मैं मानता हूँ कि ये सामाजिक संपत्ति है और मेरी व्यक्तिगत नहीं है। ये बड़ी बात है। रामजी भाई ने कहा कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने के प्रति आपकी अभिरुचि है तो आप संपर्क कर सकते हैं हमसे भी और रामजी भाई से भी, और ये किताबें ले जाकर के पढ़ करके आप फिर वापस कर सकते हैं और अपनी एक समझ बना सकते हैं। रामजी भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि, और इसलिए और एक शुभकामना भी कि ये दुनिया और बड़ी होती चले। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। नमस्ते।